गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एंगल प्लेट है उनके प्रकार। आज का टॉपिक हमारा एंगल प्लेट एवं इनके प्रकार। एंगल प्लेट जो है हमारा ये कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी दोनों भुजाएं तथा साइड के किनारे समकोण तथा परसुल मशीन किए होते एक्यूरेसी मशीन किए गए होते हैं। कई साइजों में मिलती है। एंगल प्लेट का साइज इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से लिया गया है, जैसा कि 150 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 25 ये 4 प्रकार की होती है। एंगल प्लेट
हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। प्लेट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से लिया जाता है। यह चार प्रकार की होती है। नंबर 1 प्लेन एंगल प्लेट। नंबर 2 झिरियों झिरियों वाली एंगल प्लेट। नंबर 3 एडजस्टेबल एंगल प्लेट। नंबर 4 बक्से की आकृति वाली एंगल प्लेट। ये एंगल प्लेट के उनके प्रकारों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में बताया गया। अब हम आपको एक एक करके सब बताते हैं। नंबर 1 प्लेन एंगल प्लेट। ठीक, इसको आप देखें किस तरह का बना होता है।
ठीक है। कुछ अगर आपके पास बुक हो तो उस पे आप सही से फिगर देख लीजिएगा। फिगर में इसी तरह आपका एंगल प्लेट, प्लेन एंगल प्लेट बना होगा। तो हम बात करते हैं इसका क्या काम। इसकी दोनों सतह भुजाएं एक दूसरे के समकोण के होते हैं। मतलब कि ये चारों तरफ से ये इसका एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें, ये इसकी सतह हमेशा 90 कोण पे बनी होती है। इसमें पीछे की ओर रिवर्स बनी होती है। एंगल प्लेट से यह सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। यह दूसरी एंगल प्लेट अपेक्षा छोटे साइज की होती है। ठीक है। नंबर 2 आपकी है जीरो झुर्रियों वाली एंगल प्लेट। नंबर 2 झुर्रियों वाली एंगल प्लेट। झुर्रियों वाली भी सेम इसी तरह की प्लेट होती है। ये देखिए, इसमें इस प्रकार की झुर्रियां बनी होती है। अगर आपकी किताब में ये एंगल प्लेट दी है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें फिगर अगर ना समझना आप अपने बुक से देख लीजिएगा। ये भी एक 90 एंगल का कोण बना के साइड में होता है। इसका इन एंगल प्लेटों की दोनों सतह पर झुर्रियां कटी होती है। इन प्लेटों की सतह पर भुजाएं सब एक दूसरे के समकोण पर बनी होती हैं। इसकी एक सतह लंबवत अर्थात खड़ी और दूसरी सतह झुर्रियों के लंब में झुर्रियां कटी होती हैं। मतलब एक सतह लंबवत खड़ी होती, एक सतह जो है ये खड़ी होती है। ठीक, दूसरी सतह ये जो है लेटी होती है।
ठीक है। इन झुर्रियों की सहायता से हम जॉब को पकड़ सकते हैं। इसमें जो झुर्रियां होती हैं, इसमें हम जॉब को नट बोल्ट लगा के इसको पकड़ सकते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल, फिर भुजा के बल लिटा कर पहली मार्किंग, लंबवत मार्किंग की जाए। ये प्लेन एंगल प्लेट की अपेक्षा साइजों में मिलती है। मतलब ये प्लेन प्लेट की साइजों की तरह मिलती है। इसमें हम मार्क जॉब को कस के उस पर मार्किंग किया जाता है। नंबर 3 आपका आता है एडजस्टेबल प्लेट। ये एडजस्टेबल प्लेट आपकी बुक में है, उसको आप देख लीजिएगा। एडजस्टेबल, एक इसका भी फिगर एक मशीन में एडजस्टेबल होता है। इन एंगल में दो भुजाएं कब्जे की भांति खुली खुलती है। दो नट व बोल्टों की सहायता से आप इन आपस में जुड़ी हुई होती, इन पर डिग्रियों के निशान लगे होते हैं। नट या बोल्ट को ढीला करके इच्छित कोण पर सेट कर सकते हैं। अब तथा जब शून्य रेखा मिलती है तो दोनों सतह के एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। ठीक है। नंबर 3, नंबर 4 है बॉक्स प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट, ये एक तरह का बॉक्स बना होता है। इसको ध्यान से देखिएगा। ये फिगर थोड़ा सही से बना हुआ नहीं है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ स्लॉट झिरी कटी होती हैं, जो इस तरह की लंबी लंबी दिखाई देंगी। ठीक है। बॉक्स के आकार में बनी होती, इसके तब सभी पेज एक दूसरे के समकोण पर बने होते हैं। मतलब इसकी चारों तरफ ये भी 90 कोण का बना होता है। जॉब को इस पर बांध कर इसको किसी भी दिशा में घुमाकर दूसरी मार्किंग व ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है।
हम आपको बताएंगे साइन बार का क्या काम होता है। वैसे थे आपके सिलेबस में कम दिया हुआ, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसका काम, क्या यूज है। ठीक है, वैसे तो ये एक तरह का मार्किंग टूल ही कहलाया जाएगा। ठीक है, आपको मैं अगला टॉपिक है सरफेस गेज। सरफेस गेज आपको इस चित्र में इस तरह का दिखाया गया है। ये देखिए, आपका सरफेस गेज जो है ये इस तरह का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का सरफेस गेज बना हुआ है। यह मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा सरफेस सरफेस गेज है। ये जो है ये आपका बेस है, मतलब इस पे एक तरह का ये स्टैंड है, ये है पिलर, ये है नट, अब ये है स्क्राइबर। ये है ब्लॉक। ठीक है, इसके इतने भाग होते हैं। ठीक है, सरफेस सरफेस गेज का हमारा क्या काम, जॉब के पर सीधे किनारों के समांतर इस हम और लॉग कैलिपर की सीधी रेखा खींचते हैं तथा स्टील व स्क्राइबर की सहायता से भी ये रेखाएं खींचते हैं, परंतु एक्यूरेसी नहीं होती। पर एक्यूरेसी मार्किंग के लिए प्रायः सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। इस इसमें पिलर, ब्लॉक, नट व स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसके एक स्क्राइबर एक सिरा 90 90 अंश के कोण में मिला होता है, मतलब कि ये जो स्क्राइबर मुड़ा हुआ है इसका एंगल 90 अंश का होता है। ठीक है, यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है फिक्स्ड फिक्स्ड सरफेस गेज।
नंबर 2, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक। नंबर 1 आता है फिक्स्ड सरफेस गेज। इस गेज कास्ट आयरन का होता है, मतलब ये जो कास्ट आयरन का बना होता है, बना होता है। इसमें आप निम्नलिखित टॉपिक ही लिखिए। जो मशीन से किया होता है और इसके ऊपर स्तंभ पिलर लंब रूप में लगा होता है, पिलर के ऊपर स्क्राइबर स्नग लगा होता है। इसमें ये इसको स्नग बोला जाता है, जो कि स्क्राइबर को रोटेशन करने में रोटेशन के लिए लगा होता है, मतलब स्क्राइबर को घुमाया भी जाया जाता है। ठीक है। इसमें स्क्राइबर को फिक्स कर देते हैं। स्क्राइबर को जैसा चाहे आप घुमा के नाप लेंगे, उसके बाद ये नट से कस दिया जाता है। स्क्राइबर की सहायता से जॉब पर मार्किंग करते समय स्नग तथा स्क्राइबर को अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने कि बताया कि ये जो है रोटेशन करता है, आप अपने अनुसार इसको घुमा के मार्किंग ले सकते हैं और उसको इस नट के द्वारा उसको कस सकते हैं। इसे सेट करने तथा एक्यूरेसी मार्किंग करने से अधिक समय जाता है। इसका दूसरा हुआ रूप अर्थात यूनिवर्सल सल्फर गेज ही प्राय अधिक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक। इसको इसकी इसकी सावधानियां ये है, यह किसी कटिंग औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी कटिंग औजारों के साथ रखेंगे, जो इसका पॉइंट होता है वो उनसे रगड़ कर या घिस कर खराब हो सकता है। दूसरा आता है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसमें आपको चित्र में वो भी ऐसा ही होता है और नीचे भी एक ये प्लेट लगी होती है उसमें, जो कि ये एक नट लगा होता है। इसका कारण मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले दिया होता है बेस, उसके बाद बेस बेस पिलर यानी कि स्पेंडल भी बोल सकते हैं, और ये स्क्राइबर, ये भी बोल सकते स्क्राइबर, और तो यहाँ पे आप एक पिलर नट भी लगा होता है, इसको बोलते हैं पिलर नट। इसको भी आप, ये जो पिलर है ये भी एक तरह का यहाँ पे वो स्नग लगा होता है, जिसके द्वारा आप इधर भी घुमा सकते हैं, उधर भी आगे पीछे घुमा सकते हैं। ये जिस तरह को आपको घुमाना उस तरह घुमा के उसके बाद ये पिलर नट से आपको कस दिया जाता है। ठीक है। और पिलर लॉक नट गाइड पिने, ये जो हमारी इधर एक ये होती हैं गाइड पिने होती हैं, जो ये भी काम में आता है। इसका जो है पॉइंट, ये जो ये स्क्रू है इसको बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। इसका मतलब यही एडजस्टिंग स्क्रू।
इसका काम यह है कि स्क्राइबर मतलब जो पिलर है वो आगे पीछे होके इसको उसी प्रकार से कस दिया जाता है। इसका काम यह है कि यह सरफेस गेज से मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि इसका पिलर या स्पैंडल एडजस्टेबल होता है। यह बेस पर लगे रॉकर की सहायता से स्क्राइबर से ऊपर नीचे चलता है। रॉकर में एक तरफ स्प्रिंग और दूसरी तरफ फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। जैसा कि ये देखिए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ये लगा होता है। इस स्क्रू की सहायता से फाइन एडजस्टिंग कर सकते हैं। इस स्क्रू की सहायता से स्क्राइबर व पॉइंट को स्टील रूल के किसी भी विभाग से बहुत जल्दी तथा आसानी से मिलाया जा सकता है। इसका आधार मतलब इसका जो बेस होता है ये कास्ट आयरन का कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके जो पार्ट्स है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। ये आप अपने बुक में अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है। इसके बेस में भी आकार की छड़ियां कटी होती हैं। यह बेस दो गाइडेड पिन में लगी होती। इन पिनों जॉब को मशीन सरफेस से सटा कर जैनी कैलिपर की भांति समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक। इस ये भी एक तरह का मार्किंग टूल है। इसका भी आप किसी कटिंग औजारों के साथ नहीं रख सकते। कटिंग औजारों के साथ रखेंगे तो इसका जो स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो घिस सकता है, ताकि मार्किंग की परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगी। अब हम आपको बताने वाले वी ब्लॉक। अब मैं आपको बताऊंगा वी ब्लॉक। ठीक। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये वी ब्लॉक चलिए आइए जानते हैं वी ब्लॉक मशीनों पर जॉब को चिन्हित करते स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। समान प्रकार से वी ब्लॉकों की विशेषताएं दी गई है। नंबर एक, जैसे फिगर में ये देखिए आपका वी ब्लॉक बना हुआ है। ये एंगल
ये टॉप फेस है, ये रैंक बी है जिसमें आप जॉब रख के मार्किंग की जाती है। ये स्लाइड फेस है और ये ग्रुप कटे हुए हैं, मतलब स्लॉट कटे हुए हैं। इसी तरह इसमें भी फिगर नंबर 2 में किया हुआ है कि इसमें दो ग्रुप कटे हुए हैं। ये मशीन में रख के, इसका काम यह है कि ये मशीन में रख के क्लैंप करके जॉब को इसमें रख के, जैसे पाइप रख के ड्रिल करना हो तो इस पर रख के आसानी से हो सकता है। सम्मिलित कोण सभी मामलों में 90 अंक का होता है, मतलब ये सारे जो हैं 90 अंश के होते हैं। ये हमारे जो बी ब्लॉक है ये 40 डिग्री 45 डिग्री के होते हैं। विभिन्न प्रकार के बी ब्लॉक उपलब्ध हैं। BIS के अनुसार नीचे ऊंची वृत्त 4 प्रकार के दिए हैं। सिंगल बेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक इस प्रकार में केवल एक बी ग्रुप होता है और इसमें दोनों ओर सिंगल ग्रुप स्लॉट होते हैं। ये खींचे होल्डिंग क्लैंप को समायोजित करने के लिए है। सिंगल लेवल डबल ग्रुप की ब्लॉक इस प्रकार की एक ग्रुप होता और दो पोजीशन में क्लैंपिंग के लिए दोनों तरफ ग्रुप स्लॉट कटे होते हैं। ये देखिए इसके फिगर नंबर 2 में दोनों तरफ स्लॉट कटे होते हैं ताकि मशीन में जिस तरह का एडजस्ट करना चाहें उस तरह का आप इसमें क्लैंप करके जॉब को ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक इस मामले में बी ब्लॉक ऊपर और नीचे दो बी खांचे कटे होते हैं और दोनों तरफ क्लैंपिंग के लिए खांचा होगा, जैसा कि आपको फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। इसमें दोनों तरफ भी ब्लॉक कटा हुआ है और ये खांचा साइड फेस मतलब खांचा ये ग्रुप किया, इसमें क्लैंप करके जॉब को मार्किंग या ऑपरेशन कर सकते हैं। सुमेल सुमेलित जोड़ी बी ब्लॉक ये ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध जिनका आकार समान और सटीकता का एक ही ग्रेड है, उन्हें निर्माता द्वारा दिए गए नंबर या अक्षर से पहचाना जाता है। ब्लॉक के इन सेटों का उपयोग मशीन टेबल पर समांतर लंबे सॉफ्ट या समर्थन करने या टेबल को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। ग्रेड सामग्री बी ब्लॉक ग्रेड ए और बी उपलब्ध है। ग्रेड ए बी ब्लॉक ये अधिक सटीक और केवल 100 लंबाई तक उपलब्ध है। वे उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने होते हैं, मतलब हाई स्टील की बनी होती हैं। ये आपको जरूर ध्यान दीजिए कि बी ब्लॉक हमारे किस धातु के बने होते हैं। बी ब्लॉक ग्रेड बी ब्लॉक ये ब्लॉक ए ग्रेड वाले ब्लॉकों की तरह सटीक नहीं होते। इन ब्लॉकों का उपयोग समान मशीन शॉप के काम के लिए किया जाता है। ये ब्लॉक 300 लंबाई तक उपलब्ध है। ये भी ब्लॉक बारीकी से दानेदार कच्चे लोहे मतलब कच्चे लोहे से बने होते हैं। कच्चे लोहे आइए हम आपको बताते हैं
ये देखिए आपके फिगर नंबर 4 में दो ब्लॉक दिए हुए हैं। जैसा कि आप ये देखिए आगे फिगर नंबर 5 में ब्लॉक का यूज दिया है। ये देखिए आपके दो बी ब्लॉक सम्मिलित बी ब्लॉक है और ये एक सॉफ्ट रखी हुई है, मतलब लोहे की छड़ रखी हुई है और ये हमारा क्लम से बांधा गया है। इस पे आप मार्किंग करने के लिए, जैसे कि इसमें बताया गया है, देखिए मार्किंग आउट एंड ड्रिलिंग, मतलब इसको क्लैम के द्वारा पकड़ के आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। ऐसे आप हाथ से पकड़ के ड्रिल करेंगे तो आप आपके हाथ में चोट लग सकती है और जॉब खराब हो सकता है। इसीलिए ये बी ब्लॉक की सहायता से और क्लैम की सहायता से हम शॉर्ट पे ड्रिल कर सकते हैं। ठीक, वी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग डिवाइस, वी ब्लॉकों पर गणना का जॉब और मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप दिए गए हैं। जैसे कि फिगर नंबर 4 में बताया गया है, फिगर नंबर 6 में बताया गया है कि ब्लैक वी ब्लॉक यू क्लैंप से बांध कर इसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको मतलब लोहे की छड़ को काट भी सकते हैं और ड्रिल भी कर सकते हैं और भी जो ऑपरेशन होते हैं। वी ब्लॉक का नाम मात्र आकार, लंबाई और वर्क पीस के न्यूनतम और अधिकतम व्यास को क्लेम किया जा सकता मानक ऑपरेट और संबंधित BIS की संख्या द्वारा नामित किया गया है। सुमेलित युग्मों के मामले में इसे M अक्षर से दर्शाया जाना चाहिए। क्लैंप वाले बी ब्लॉक के लिए इसे क्लैंप के साथ के रूप में दर्शाना जाना चाहिए। उदाहरण में दिया है एक 50 mm लंबा नाम मात्र आकार बी ब्लॉक जो 5 से 40 mm व्यास और ग्रेड के बीच वर्क पीस ऑफ क्लैंप करने में सक्षम है और नामित किया जाएगा। बी ब्लॉक एक किलोमीटर जोड़ी में मामले में इसे रूप में नामित किया गया है। बी ब्लॉक बी ब्लॉक की देखभाल और रख रखाव उपयोग करने से पहले और बाद में सफाई करें, मतलब बी ब्लॉक को और सी क्लैंप को यूज करने से पहले आप उसको साफ कर लें और वर्क करने के बाद उसको साफ करके रख दें। जॉब की आवश्यकता अनुसार बी ब्लॉक का सही आकार चुनें, मतलब जॉब के आवश्यकता अनुसार आप बी ब्लॉक का इस्तेमाल करें और बी ब्लॉक का इस्तेमाल करने के बाद आप इसको तेल से लगा के रख दें ताकि मॉइस्चर के कारण उस पे जंग ना लगे। मार्किंग इस प्रकार स्थानों को इंकित करने के लिए मार्किंग आउट या लेआउट किया जाता है और रफ मशीनिंग या फाइलिंग के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करता है। विटनेस निशान धातु की सतहों पर अंकित रेखा को संभालने के कारण मिट जाने की संभावना
है। इससे बचने के लिए चिह्नित रेखा के साथ सुविधाजनक निशान अंतराल पर पंच मार्क लगाकर स्थायी स्थान बनाए जाते। पंच अंक मशीनिंग में अशुद्धियां के विपरीत व फिटनेस के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें फिटनेस के निशान के रूप में जाना जाता है। मार्किंग ऑफ टेबल, देखिए आपको फिगर नंबर 1 और 2 में बताया गया है मार्किंग टेबल। ये देखिए, ये एक सरफेस प्लेट होगी। वर्कपीस पर मार्किंग के लिए एक मार्किंग टेबल, मार्किंग ऑफ टेबल का उपयोग संदर्भ रूप से किया गया। मार्किंग टेबल कठोर संरचना की होती है। इनमें ठीक से तैयार शीर्ष सतह होती, किनारों को भी शीर्ष सतह पर संपूर्ण पर समाप्त किया जाता है। मार्किंग टेबल कच्चा मतलब ये आपका मार्किंग जो टेबल है, ये कास्ट आयरन का या ग्रेनाइट, जैसा कि मैंने आपको सरफेस के बारे में कल बताया था कि कास्ट आयरन का और ग्रेनाइट का बना होता है और विभिन्न आकारों में उपलब्ध होती है। इन समीकरणों का उपलब्ध मापक यंत्रों को स्थापित करने और आकार समांतरता और कोणों की जांच के लिए किया गया। देखिए जैसे कि ये देखो बी ब्लॉक रखा हुआ है और ये दोनों भी ब्लॉक पर ये 100 पर रखी है। इस पे मार्किंग करते समय जौ और कहीं मार्किंग करेंगे जौ हिल सकता है। इसमें प्लेट और जौ बी ब्लॉक रख के इसकी मतलब एक की प्रसिद्धता मार्किंग की जा सकती है। देखिए आपको ये भी सरफेस साइन बार के दिया हुआ है। के बारे में अभी हमने आपको बताया था। सल्फर गैस से ये देखिए आप, और नंबर 2, फिगर नंबर 2 में एक ये देखिए एक सरफेस प्लेट दी हुई है। ये इसमें 4 स्तंभ दिए होते हैं और आउट लाइनिंग प्लेट मशीन सरफेस बना होता है। इसको आप देख सकते हैं। इसके इस्तेमाल भी वर्कशॉप में होता है। देखभाल और रखरखाव, मार्किंग टेबल बहुत सटीक उपकरण है और इसे क्षति और जंग से बचाना चाहिए। मतलब कि प्रयोग उपयोग के बाद मार्किंग टेबल मुलायम कपड़े से साफ किया जाना चाहिए। कच्चा लोहा से बनी मार्किंग टेबल की सतह तेल की पतली परत लगाकर संरक्षित किया जाता है। मतलब कि इनका कहना इसमें बताया गया है कि मार्किंग टेबल को यूज करने से पहले एक मुलायम कपड़े से साफ कर लें। और क्योंकि अगर किसी हार्ड कपड़े से इसको साफ करें तो इस पे स्क्रैच आ सकते हैं। इसीलिए मुलायम कपड़े से साफ होना चाहिए और यूज करने के बाद भी मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए। और यूज करने के बाद इसमें हल्का तेल लगा के रख दे ताकि इस पे जंग ना लगे, ताकि इसकी शुद्धता खराब ना हो। जंग लगने के कारण इसमें स्पॉट्स आ जाते हैं, इसकी वजह से हमारा मार्किंग करने में दिक्कत होती है। आप इन सब बारे में आप अपनी बुक में पढ़कर आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं।
अब मैं आपको पंच के बारे में बताया होगा। पंच इसमें हमने आपको केवल 3 पंच के बारे में बताया था। सेंटर पंच, रिग पंच, डॉट पंच। इसमें और भी पंच होते हैं। नंबर वैसे मुख्यतः 3 ही प्रकार के पंच होते हैं। हम आपको और भी पंच के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक सेंटर पंच, यह एक आधुनिक प्रकार का पंच है जिसका उपयोग करते समय पंच ऑटोमेटिक सेंटर पंच, सॉलिड पंच, आलू पंच, पिन पंच, हेल पंच, दो 3 पंच के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब आपको हम आपके बारे में बताते हैं सेंटर पंच। सेंटर पंच एक आधुनिक प्रकार का पंच जिसका उपयोग करते समय पंच एंड पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी चाहिए। यह पंच फाइन तथा सही मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक स्प्रिंग और स्टील का एक लॉक इस पर सेट होता है। जब हम पंच को दबाते हैं तो बिना हथौड़े के ये मार्किंग कर देता है। इसकी पीछे कैप घुमाकर चोट हल्की व भारी कर सकते हैं। इसका पॉइंट इस पंच का पॉइंट 60 डिग्री व 90 डिग्री का 90 डिग्री में मिलते हैं। ठीक। नंबर 2, इसके बाद आपका आता है सॉलिड पंच। यह पंच सीट में सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सुराख किए जाते हुए सही साइज के नहीं होते, इसलिए यह रफ कामों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा सुराख करते समय सीट के नीचे नट रखकर आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग सीट मेटल तथा ब्लॉक स्मृति में किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी भी साइकिल की दुकान में जाओ या बिल्डिंग की दुकान में जाओ तो एक नट को
नट जो ये है आपका नट है, इस पर चादर रख के मतलब कोई भी सीट लोहे की चादर रख के एक सॉलिड पंच को छेद किया जाता है ताकि उसको उस काम में लाया जाता है। जैसे कि देखा होगा आपने मार्केट में वाशर वाशर मिले तो उसमें उस वाशर में छेद होता है, उसी प्रकार से ये वाशर के भी काम आता है। और इन पंच इसके ये आगे से समांतर तथा आम पंचों से कुछ अधिक लंबे होते हैं। ये पिन यदि पिन आदि को निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये भी कई साइजों में होते हैं, जैसा कि ये पिन, जैसा कि आपने देखा होगा टीवी भी साइकिल या किसी भी वेल्डिंग की दुकान गया और साइकिल में पैडल आपने देखा होगा, पैडल के जो नट में लगा होता है उस नट को निकालने के लिए वो इसी प्रकार की पिन का यूज करते हैं। मतलब इस पिन का यूज है एक नट को निकालने हॉलो छेद से नट को निकालने के लिए, इसमें हैमर से मार के उस पिन को निकाला जा सकता है, इसीलिए इसका नाम पिन पंच रखा गया है। नंबर बात आती है हॉलो पंच। इसको इसका काम आपने देखा होगा, ये इसका प्रयोग नरम सील व सुराख करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गत्ता, चमड़ा, गैस कट सीट, नरम आलो धातु और लोहे की पतली सील। यह अंदर से खोखला होता है तथा सुराख के अनुसार कई साइजों में मिलते हैं। इसका इसका प्रयोग आपने देखा होगा कि वाशर बनाने के लिए इस पंच का प्रयोग देखा वाशर बनाने, जैसे ये एक गोल वाशर है और ये पूरी तरह से वो है। अब इसमें छेद करना हो तो इसको आप हॉलो पंच के सहारे से इस तरह से ये छेद हो गया। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा बेल्ट में आप छेद करते हैं, कैसे छेद करते हैं, ये उसी बेल्ट में छेद करने के लिए हॉलो पंच का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है आपका बेल पेन। यह बेल पेंच व्यास के ये गोल रॉड या के सेंटर के निकालने या मार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आगे का भाग घंटी नुमा होता है तथा इनके घेरों पर इनका साइज निर्भर करता है। इनके बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिसे एक स्प्रिंग ढकेल रखा जाता है। इसका देखिए ये कुछ इस प्रकार का बना होता है। मैं आपको फिगर बना के दिखा, आपके बुक में बना हो उसको आप अच्छी तरह देख ले या समझ ले और अपनी भाषा में इसकी परिभाषा आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इस तरह का ये बना होता है। ठीक, ये एक गोलाकार सॉफ्ट में इस तरह से रखकर ये इसका सेंटर में पंच लगाया जाता है ताकि ड्रिल की सहायता पंच करने के बाद ड्रिल की सहायता से इसमें सुराख या छेद किया जाता है। इस बेल पंच का यही काम है। इसको ध्यान से देखकर अपने आप बुक में देखकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ पंच की नाप। पंच का इसके व्यास की इसकी दूरी हमेशा एक पंच हमेशा 12 इंटू 125 mm तक के साइज में
पाया जाता है। इसकी साधनाकार के अनुसार पंच को चुनना चाहिए। पंच का पॉइंट नुकीला या एक धार वाला होना चाहिए। मतलब कि ये है उसके जिस हिसाब से आपको काम करना है उसी हिसाब से आपको पंच का यूज करना चाहिए और इसके पॉइंट को देखना चाहिए कि ये एक नुकीला है या नहीं है। ठीक, इसको नुकीला ना हो उसको नुकीला कर सकते हैं। बहुत कठोर धातुओं का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये एक किसी भी मतलब ये कास्ट आयरन का बना होता है और इसमें और हाई कार्बन स्टील का बना होता है क्योंकि ये इसके माइल्ड स्टील जैसा कि अगर आप ये हाई कार्बन स्टील का बना तो अगर हाई कार्बन स्टील के जॉब में आप मार्किंग करेंगे तो इस पे मार्किंग नहीं होगा। ये हमेशा माइल्ड स्टील के काम में मार्किंग किया जाता है। ठीक, पंच के अनुसार हैमर का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जैसा पंच है उसी प्रकार को आपको हैमर यूज करना चाहिए। मतलब आप पंच लिए आप घन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि पंच का जो पॉइंट है उससे तेज वार मतलब आघात करने पे पंच का पॉइंट खराब हो सकता है। ठीक, होलो पंच या हॉलो पंच को कभी मोटे जॉब पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। हॉलो पंच में जिस प्रकार का आपको छेद या सुराग चाहिए जैसे कि छोटा सुराग हो तो छोटा हॉलो पंच इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ा छेद करना है तो बड़ा हॉलो पंच का इस्तेमाल करना चाहिए। कार के से पहले इसके कोणों को चेक कर लेना चाहिए। तो मतलब कि जैसा कि काम करने से पहले इसके जो इसके जो कोण है ये आपको चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको ऑपरेशन करने समय या काम करते समय दिक्कत न हो। ठीक है, पंच पंच के हेड पर मशरूम आ जाए तो उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा हथौड़ी से मार 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 के ये जो ऊपर का लोहा जो फैल जाता है जैसा कि आपने छेनी में देखा होगा इधर उधर फैल जाता है तो इसको आप ग्राइंड कर ले। नहीं तो हथौड़े की जो मार होती है अगर वो इसको बोलते हैं मशरूम, मशरूम में अगर लग जाए तो वो टूट सकता है। इसीलिए आपको ये ग्राइंड करके करना चाहिए। पंच चिन्ह ना तो बहुत निकट और ना ही बहुत दूर होना चाहिए। समान चिन्हों की दूरी यह दूरी 3 से 6 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक, आज ये पंच हमारा का टॉपिक समाप्त हुआ। कल हम आपको बताएंगे वॉइस के बारे में। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।